हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार, राम राम। श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, अपनी जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है इसके अंदर आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि कोरोना काल में अपन घर बैठे आराम से पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और इस कोरोना काल के अंदर आप सभी लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो डियर स्टूडेंट, अपना जो ऑनलाइन क्लासेज में जो चैप्टर चल रहा था इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। तो अपना जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है, अपना चैप्टर चल रहा था राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इस राजस्थान के भौतिक स्वरूप में अपन पढ़ रहे थे पूर्वी मैदान या पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश लगभग 23.3% भाग पर ये भाग है फैला हुआ राजस्थान, ठीक है। और इसका निर्माण कैसे हुआ? हिमालय की जो सहायक नदियां हैं, इन हिमालय की सहायक नदियों से इसका निर्माण है वो माना गया है, ठीक है। सहायक नदियां कौन कौन सी है भाई? कौन कौन सी नदियों से इनका निर्माण हुआ था? तो आप सभी का उत्तर आ जाएगा। इसका निर्माण जो है वो चंबल व बनास, ये दो प्रमुख नदियां हैं, चंबल, बनास व माही नदी। माही नदी, इन नदियों की और ये नदियां और इनकी जो सहायक नदियां हैं, इनकी सहायक नदियों से जो है इसे पूर्वी मैदान की उत्पत्ति है वो मानी गई है। ये जो क्षेत्र है ये कई जगह पठारी क्षेत्र भी है, कई जगह समतल क्षेत्र भी है। तो इसके अंदर जो जो क्षेत्र आते हैं उसका अपन आगे विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर जो भारत राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है, इस राजस्थान के पूर्वी मैदानों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला आता है चंबल का मैदान, चंबल का मैदान। नंबर 2 पे आ गया आपका बनास का मैदान। और नंबर 3 कौन सा आ गया भाई? यह था आपका छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान या इसको बोलते हैं अपन माही नदी का मैदान। माही नदी का मैदान। इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश को, ठीक है। राजस्थान के अंदर सबसे उपजाऊ भाग पूर्वी मैदान ही है और राजस्थान के लगभग 23.3% भाग पर ये मैदान है वो फैले हुए हैं। और अगर जनसंख्या की बात करें तो इनमें राजस्थान की लगभग 39% जनसंख्या वो निवास करती है। जनसंख्या घनत्व के बारे में कल बताया था कि राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो इसी भाग के अंदर पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो किसका है भाई? वो आपका जयपुर का है। और इसके साथ में जो दौसा है, भरतपुर है, इन क्षेत्रों में भी जनसंख्या घनत्व जो है बहुत ही अधिक पाया जाता है। तो अब अपन इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन चंबल का मैदान। चंबल का मैदान। और डियर स्टूडेंट, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सबसे पहले अपन चंबल की बात करते हैं। तो चंबल का उद्गम होता है आपका मध्य प्रदेश में, पहाड़ियों का नाम है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। इस विंध्याचल की पहाड़ियों में एक जगह का नाम है जानापाव की पहाड़ियां। जानापाव की पहाड़ियां, जानापाव की पहाड़ियां। और इन जानापाव की पहाड़ियों में जगह का नाम आ जाएगा, जिला है महू जिला। महू के निकट से जानापाव की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। यहां से निकलने के बाद में राजस्थान में ये नदी, राजस्थान में यह नदी कहां से प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ नामक जगह से
चित्तौड़गढ़ की कौन सी जगह है? 84 नामक जगह से प्रवेश करती है। ठीक है, राजस्थान में नदी कहां से प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ में 84 नामक जगह से प्रवेश करती है। ठीक है, अब चित्तौड़गढ़ का 84 कौन सा जगह? देखो जैसे राजस्थान का मानचित्र अगर अपन देखें, इस प्रकार से बना हुआ। ठीक है, अब यहाँ की अगर अपन बात करें तो देखो ये वाला जो अपना जिला है कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ यहाँ पर जैसे मान लो ये आपकी विंध्याचल की पहाड़ी में जलनागांव की पहाड़ियां है, यहाँ से ये नदी निकली, इस प्रकार से बहेगी। ठीक है, इस प्रकार से बहने के बाद में मध्य प्रदेश में इस नदी पर एक बांध बनाया गया। यहाँ पर क्या बनाया गया? बांध बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? मध्य प्रदेश में। अपने जो चित्तौड़गढ़ है उसके नीचे भी एक बांधपुरा नाम की जगह है। कौन सी जगह भाई? बांधपुरा। इस बांधपुरा के अंदर यहाँ पर एक बांध बनाया गया। बांध का नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध चित्तौड़गढ़ का चंबल नदी पर तो सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? गांधी सागर बांध है। और गांधी सागर बांध पर इसको सिंचाई के लिए पानी प्लस जल विद्युत जो है वो भी इससे तैयार की जाती है। तो यहाँ से ये नदी आगे निकलती है। आगे निकलने के बाद में राजस्थान में प्रवेश स्थल इसका कौन सा है? 84गढ़। 84गढ़, इस 84गढ़ से ये प्रवेश करती है यहाँ पर। तो 84गढ़ से प्रवेश करने के बाद में इस पर 4 बांध बने। देखो गांधी और राज, तो गांधी से आ गया गांधी सागर, 4 बांधों में दिख गई गांधी सागर। को से आ गया कोटा विराज, कोटा विराज, राणा प्रताप सागर और फिर कौन सा है? जवाहर सागर। ये 4 बांध इसमें बने हुए। ठीक है, इसे मतलब गांधी सागर बांध में अगर पानी ज्यादा आ गया तो बढ़ने के बाद में इसके लिए आगे कोटा के अंदर एक बांध बनाया गया। यहाँ पर कोटा में एक बांध बनाया, इसका नाम है कोटा विराज। अतिरिक्त पानी को रोकने के लिए कोटा विराज बनाया। और इससे पहले यहाँ पर आ गया आपका चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर और आगे कोटा और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर आ गया आपका जवाहर सागर। ये 4 बांध इस नदी पर बनाए गए हैं। तो अपन निश्चित रूप से कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ ये चंबल नदी के आसपास वाले भाग में सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में इसको मिल जाता है। तो इस प्रकार से चंबल नदी यहाँ से प्रवेश करके चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद में अपने 84 नामक जगह से प्रवेश करती है। फिर ये इस प्रकार से कोटा के अंदर बहती है। कोटा के अंदर बहने के बाद में देखो ये कौन कौन से जिलों में बहती है। देखो सबसे पहले बहती है चित्तौड़ में, दूसरे नंबर पे आ गया कोटा, 3 नंबर आ गई बूंदी, 4 नंबर आ गया आपका सवाई माधोपुर, फिर आ गया 5 नंबर करौली और 6 नंबर आ गया आपका धौलपुर। इन 6 जिलों के अंदर ये नदी है, इसका बहाव क्षेत्र है। ठीक है, अब इस बहाव क्षेत्र के अंदर देखो सबसे बड़ी खासियत क्या है? पठारी क्षेत्र में बहती है। ठीक है ना, चित्तौड़ कोटा और इसके आसपास वाला भाग क्या पूरी तरह से पठारी भाग, तो इसके आसपास वाले भाग में बहती। अब आपको ध्यान ये रखना है कि चंबल नदी जो है क्यों प्रसिद्ध है। तो चंबल नदी जो है वो आपकी बीहड़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। बीहड़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। एक अवनालिका अपर्दन के लिए विख्यात है। अवनालिका अपर्दन ये सबसे ज्यादा गति है नदी में, और इसी बीहड़ वाली भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं।
तो एक नाम होता है डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र। तो ये चारों नाम जो है, इसके लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है भारत में? तो इसमें कौन सी नदी प्रसिद्ध है? चंबल नदी। चंबल नदी जो है इन चारों के लिए प्रसिद्ध है। बीहड़ क्या होते हैं? देखो बीहड़ क्या होता है? बीहड़ का मतलब एक बंजर जमीन होती है जिसके अंदर चंबल नदी जो है अवनालिका के द्वारा अपरदन का कार्य करती है। अवनालिका द्वारा अपरदन करने के कारण उस भाग के अंदर 100 से 200 मीटर गहरी खाइयां बन जाती है। तो एक साइड में खाई बन गई, जैसे मान लो यहाँ से नदी बह रही है, अब इसके आसपास वाले भाग के अंदर यहाँ से अवनालिका का अपरदन हुआ और ये 200 मीटर खाई बन गई, यहाँ पर मान लो 200 मीटर खाई बन गई, तो ये वाला भाग ऊपर उठ गया, ये क्या बन गई? दोनों साइड में खाई। तो इस ऊपर वाली ये जो जमीन है, इस जमीन को क्या कहते हैं? अपन बीहड़ बोलते हैं इसको, और इसी को उत्पाद कहा जाता है। मतलब पहले तो इसको उत्पाद कह देंगे, लेकिन जब बारिश के अंदर इस पर पेड़ पौधे उग जाते हैं तो एक जंगल बन जाता है यहाँ पर, और इस जंगल को क्या कहते हैं? अपन बीहड़ बोलते हैं। ठीक है। और ऐसे ही इस चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में बहुत सारे बीहड़ पाए जाते हैं, बहुत सारी उत्पाद भूमि पाई जाती है, जिसकी वजह से वहां पर एक ड्रामना क्षेत्र बन जाता है और वो जमीन किसी काम के नहीं आती। तो वो ड्रामना क्षेत्र बन गया, तो उसकी वजह से इस क्षेत्र में डाकू निवास करते हैं। ठीक है ना, डाकू रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, डाकू रहते हैं, इसकी वजह से इस क्षेत्र का नाम पड़ गया भाई क्या? डांग क्षेत्र। डाकू का निवास होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? डांग क्षेत्र पड़ गया। ठीक है। तो अब ये डांग क्षेत्र है, कोई पूछ ले भाई सर्वाधिक उत्पाद भूमि या सबसे ज्यादा बीहड़ है वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं? तो आप लोगों का सीधा सा उत्तर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा बीहड़ या उत्पाद भूमि जो है वो अपने धौलपुर जिले के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई? धौलपुर जिले के अंदर मिलेगी आपको। ठीक है। और फिर ये पूछ ले कि राजस्थान में बीहड़ का विस्तार कितने जिलों में? तो ये देखो बीहड़ का विस्तार है धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, इन 3 के अंदर है मुख्य रूप से, लेकिन थोड़ा बहुत कोटा बूंदी के अंदर भी आ जाता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर बीहड़ नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार से 3 जिलों के अंदर ही पाया जाता है। तो बीहड़ के लिए प्रसिद्ध चंबल नदी, और इसी आसपास वाले भाग के अंदर सिंचाई की जाती है। तो कोटा बूंदी के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत इसे चंबल नदी के द्वारा सिंचित और इसको कहते हैं चंबल बेसिन। ठीक है। ये है अभी वर्तमान समय में तो देखो क्या है, चंबल नदी के आसपास वाले भाग के अंदर एक औद्योगिक क्षेत्र भी बन गया है। ठीक है ना, कोटा के अंदर क्या बन गया? इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, उसके कारण पानी की उपलब्धता। ठीक है। चंबल नदी का जो मैदान है उसके अंदर इतना ही। इसके बाद में अपन जो राजस्थान का दूसरी मैदानी प्रदेश है उसको अपन बोलते हैं बनास बेसिन या बनास का मैदान, उसको अपन आगे देखते हैं। बनास बेसिन इसके बाद में अपन देखेंगे बनास बेसिन। तो स्टूडेंट अपना जो पूर्व का मैदान है इसके अंदर दूसरा जो मैदान है इसको बोलते हैं अपन बनास का मैदान। बनास का मैदान, बनास के मैदान की क्या खासियत है? देखो बनास नदी है, तो बनास नदी का जो उद्गम है ये भी काफी उपजाऊ भाग है। बनास का उद्गम ये होता है आपका कुंभलगढ़ के निकट, कुंभलगढ़ से 4-5 किलोमीटर दूर है। कुंभलगढ़ के निकट पहाड़ियों का नाम है खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां, इन खमनोर की पहाड़ियों से इसका क्या होता है भाई? उद्गम होता है। ठीक है। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियां से। खमनोर की पहाड़ियां कहां पर है? राजसमंद में है। कहां पर है भाई? राजसमंद के अंदर। तो यहाँ मानचित्र में अपन देखें तो इस प्रकार से जैसे यहाँ से कोई नदी निकली, ठीक है, ये राजसमंद है, यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ के अंदर आएगी थोड़ी बहुत, चित्तौड़गढ़
भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में आ गया टोंक, टोंक के बाद में आ गया सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद में जो है ये नदी जो है किसमें मिल जाती है, आगे एक नदी आती है अपनी चंबल। इस चंबल नदी के अंदर ये जाकर मिल जाती है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम है रामेश्वरम नामक स्थान पर, रामेश्वरम नामक स्थान पर जाकर ये चंबल के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ खंडोर की पहाड़ी से निकल कर ये सवाई माधोपुर के रामेश्वरम नामक स्थान पर ये जाकर उसके अंदर मिल जाती है। ये नदी मुख्य रूप से राजमंच के तौर पर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर बहती है, ठीक है। अब बनास नदी जो है इसको वन की आशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वन की आशा। वन की आशा का उद्गम कहां से हुआ? खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियां कहां पर है? कुंभलगढ़ के निकट राजसमंद के अंदर है। खमनोर की पहाड़ियों से निकलने के बाद में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर होते हुए रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल के अंदर जाकर मिल जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बनास नदी का जो क्षेत्र है इसके इस भाग में भीलवाड़ा से राजसमंद के बीच में एक मैदान पाया जाता है। थोड़ा पठारी क्षेत्र, ऊंचा नीचा पठार है, यहाँ पर एक मैदान पाया जाता है। इस मैदान के अंदर यहाँ पर एक पठार है, पीडमांट का पठार। तो इस पीडमांट के पठार में जो मैदान है उसको अपन क्या कहते हैं? पीडमांट का मैदान कहा जाता है इसको, ठीक है ना। पीडमांट का मैदान कहाँ पर कहते हैं इसको? खमनोर की पहाड़ियां और भीलवाड़ा के बीच वाला जो भाग है इस भाग के अंदर ये पीडमांट का मैदान पाया जाता है, ठीक है। आगे देखो, भीलवाड़ा से टोंक के बीच में, ये भीलवाड़ा और टोंक इस भाग के अंदर यहां पर एक मैदान और पाया जाता है, इसको कहा जाता है मालखेड़ा का मैदान। किसके बीच में भाई? भीलवाड़ा से टोंक के बीच में। फिर आप लोगों ने सुना होगा बनास नदी पर एक बांध है, इस टोंक जिले के अंदर यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध जो है राजस्थान में एक पेयजल परियोजना है, जो सबसे बड़ी परियोजना है पेयजल परियोजना में। और यहाँ से अजमेर, टोंक, पूरे जयपुर शहर को पीने का पानी जो है वो बीसलपुर बांध से ही उपलब्ध कराया जाता है। तो इस प्रकार ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं मालखेड़ा क्षेत्र या मालखेड़ा का मैदान, ठीक है। मालखेड़ा का मैदान भीलवाड़ा से टोंक के बीच में। ये खेराड़ी भाषा भी है, खेराड़ी भाषा। तो भीलवाड़ा के अंदर जगह का नाम है जहाजपुर, जहाजपुर। तो इस जहाजपुर के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर ये खेराड़ी भाषा बोली जाती है। तो ये वाला पूरा का पूरा मैदान कौन सा है? बनास का मैदान। बनास नदी के द्वारा निर्मित मैदान है। इसमें 2 पीडमांट का मैदान आ गया, खेराड़ का मैदान आ गया। उसके बाद में देखो जयपुर से एक नदी निकलती है, जयपुर से एक नदी निकलती है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? जयपुर जिले से होता है, बेराट की पहाड़ियों से, ठीक है ना। बेराट की पहाड़ियों से, बेराट की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। और इस प्रकार से ये नदी बहने के बाद में आपकी सीधी यमुना नदी में मिलती है। भरतपुर के आगे कहाँ मिलती है? यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। तो इस बाणगंगा का जो मैदान है, ये बाणगंगा का मैदान जो पाई जाती है इसको रोही मैदान के नाम से जाना गया है। ये वाला जो मैदान है पूरा का पूरा, इसको क्या कहा गया है? रोही मैदान, ठीक है। एक मालपुरा टोंक का मैदान भी है यहाँ पर। मालपुरा टोंक जो है ये टोंक जिले के अंदर है। इस भाग के अंदर जो मैदान पाया जाता है इसको क्या कहते हैं? मालपुरा टोंक का मैदान। तो डियर स्टूडेंट, ये समझ में आएगा आप लोगों को ये बनास का जो मैदान है
ये अपना बनास का मैदान पूरा हुआ, इसके अंदर 3 हो गए, पीरमांड का पठार, सॉरी पीरमांड का मैदान, मालखेड़ा का मैदान, और इसके साथ में एक आ गया आपका मालपुरा टोंकवाल आ गया। ठीक है, तो मैदानी भागों के अंदर अपना एक लास्ट भाग और उसके बाद नंबर देते थे भी। लास्ट में आ गया अपना 56 का मैदान, 56 का मैदान। ठीक है, 56 का मैदान जो है वो आपने दक्षिणी राजस्थान के अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे जैसे ये प्रतापगढ़, ये बांसवाड़ा, और इधर वाला भाग जो है ये क्या है, डूंगरपुर। ये डूंगरपुर, ये प्रतापगढ़, ये कौन सा है, बांसवाड़ा। इस क्षेत्र को प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक मैदान पाया जाता है कांठल। ठीक है, अब सबसे पहले 56 क्या होता है, 56 का मैदान क्यों कहते हैं, तो ये जो है 56 नदी नालों का समूह है। 56 नदी नालों का क्या है, समूह है, या कई जगह मिलेगा 56 गांवों का समूह है। 56 गांवों का समूह जो है उसको क्या कहते हैं, 56 का मैदान। कहाँ पर पाया जाता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इनके अंदर ये मुख्य रूप से फैला हुआ है। अब देखिए ये फैला कहाँ से हुआ है, यहाँ से एक नदी निकलती है, माही नदी। कौन सी नदी है, माही नदी। ठीक है, माही नदी को दक्षिण की गंगा, आदिवासी की गंगा के नामों से जाना जाता है। तो देखो ये तो है कांठल क्षेत्र प्रतापगढ़ के अंदर, और ये वाला जो भाग है पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं क्या, वागड़। वागड़ क्षेत्र या वागड़ का मैदान भी इसको कहा जाता है। तो माही नदी जो है, इस माही नदी से सिंचित जो पूरा का पूरा भाग है, इसको बोलते हैं अपन 56 का मैदान। 56 का मैदान जो है ये भी अत्यंत उपजाऊ भाग है, उपजाऊ भाग है, क्योंकि इस भाग के अंदर भी पीने का पानी और सिंचाई का पानी जो है माही नदी से प्राप्त हो जाता है। इसे माही नदी पर एक बांध बनाया गया है, माही बाजार सागर, बाजार सागर बांध, और एक आगे की साइड में है कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। ये 2 बांध जो इस पर बने हुए हैं, और इसी से इस भाग के अंदर सिंचाई की जाती है। इस नदी पर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम, ये भी इसी नदी पर बना हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ये पूरा का पूरा भाग आप क्या कहलाता है, अपना 56 का मैदान। तो इस प्रकार से अपना जो मैदानी प्रदेश है, इस भाग मैदान प्रदेश का जो भाग है, इसके 3 भाग है, पूरे हुए 56 का मैदान के साथ में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हुआ है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इस पर लाइक और कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।